और आज का अपना टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन डेफिनेशन, इसको वर्ड को समझना है, फिर इसका डेफिनेशन समझना है, फिर इसके टाइप्स, कोजेस, इसके डायग्नोसिस, इसका मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, और इस तरह से अपन इसको कवर अप करना है माइस्थेनिया ग्रेविस को। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे माइस्थेनिया वर्ड से, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस वर्ड को सबसे पहले अपने को समझना होता है। हमेशा पहले डिजीज को समझने के लिए उस वर्ड को समझो कि माइस्थेनिया ग्रेविस, इसके अंदर लिखा हुआ है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया मतलब क्या है, ये इस तरह से, ठीक है। तो माइस्थेनिया में माइस आ रहा है, ठीक है, माई आ रहा है, इसका मतलब होता है मसल, ठीक है। माइस आ रहा है तो मसल, मसल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। मसल्स के अंदर ऐसा कुछ होता है कि जिसके कारण पेशेंट को क्या होती है, परेशानी, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और थेनिया, स्थेनिया ये वर्ड है, ये एनर्जी को दर्शाता है स्टूडेंट, किसको, एनर्जी को। स्थेनिया वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए, ठीक है। तो माइस्थेनिया, माइस्थेनिया मतलब मसल्स के अंदर जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ग्रेवियस, ग्रेवियस मतलब सीवियर। मसल्स के अंदर जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही सीवियर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। माइस्थेनिया, माइस्थेनिया एनर्जी होती है, एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस तो लेक ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ही कम यदि एनर्जी लो हो जाती है किसके अंदर, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, ठीक है। आप और मसल्स की बात करें, मसल्स के अंदर भी कौन सी मसल को ये इफेक्ट करता है, स्केलेटल मसल। कैसी मसल होती है इसके अंदर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल मोस्ट कॉमनली इसके अंदर इफेक्ट कमज़ोर देखी जाती है। जो एनर्जी का जो लेवल कम होता है कौन सी मसल्स के अंदर होता है, स्केलेटल मसल। इसके अंदर कार्डियक मसल और स्मूथ मसल कभी भी इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये माइस वर्ड है, ठीक है। माइस के अंदर वर्ड है मसल, और मसल के अंदर कौन सी मसल, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या हो जाती है, बहुत ही एनर्जी की कमी हो जाती है, बहुत ही सीवियर कमी हो जाती है ये स्केलेटल मसल के अंदर। तो उसी को बोला जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस। बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी स्केलेटल मसल्स है उनके अंदर बहुत ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और कमजोरी हो जाएगी, उसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। कभी भी इसके अंदर कार्डियक, कार्डियक एंड स्मूथ मसल, कार्डियक और स्मूथ मसल कैसी रहती है, एकदम ओके रहती है, सही रहती है। इसके अंदर केवल और केवल स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं। और ये क्या होती हैं, कार्डियक इफेक्ट, कार्डियक और स्मूथ मसल्स जो होती हैं, जीआईटी की क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं, और हार्ट की कार्डियक मसल्स होती हैं। तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रॉब्लम के अंदर जो माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करें तो माइस्थेनिया, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, इसके अंदर क्या होता है, आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एम्स के अंदर कि माइस्थेनिया का जो क्लासिकल साइन सिम्टम है उसे क्या कहा जाता है। क्लासिकल साइन सिम्टम कौन सा है, टोसिस। क्या है, टोसिस। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो आई लीड है उसका ड्रूपिंग हो जाता है, ठीक है। आई लीड का क्या हो जाता है, ड्रूपिंग हो जाता है, ठीक है। आई लीड को ओपन करने के लिए कौन सी मसल रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब अपन आई लीड को ओपन करते हैं स्टूडेंट, जैसे मेरी आई लीड ओपन है, ठीक है, तो इसके लिए कौन सी स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल है, लेवेटर पाल्पेब्रे। कौन सी स्टूडेंट, लेवेटर पाल्पेब्रे, लेवेटर पाल्पेब्रे। ये क्या है, एक ऐसी मसल है, स्केलेटल मसल है जो कि क्या करती है, आईज को, आई लीड को क्या करती है, ओपन करती है, ठीक है। और आई लीड को क्लोज करने वाली मसल का क्या नाम है स्टूडेंट, क्लोज करने वाली मसल का नाम, आई लीड को यदि क्लोज की बात करें, क्लोज कौन सी करती है, क्लोज की बात की जाए तो क्लोज उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बिक्यूलेरिस ओक्यूलाई। ये क्या करती है स्टूडेंट, आईज को क्लोज करने में हेल्प करती है। जो अपनी आई क्लोज होती है उसको क्लोज करने में हेल्प करती है, कौन सी, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। फिर बात करें कि ये क्या है, इसका क्लासिकल साइन सिम्टम है टोसिस, मतलब ड्रूपिंग ऑफ आई लीड, ड्रूपिंग,
ठीक है, ये क्लासिकल साइन सिम्टम आपसे वन लाइनर जो MCQ आते हैं उसके अंदर ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है ये अपन इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको समझना है, ध्यान रखना है, कंसंट्रेट बना के रखना है। ठीक है, ये क्या है, पेशेंट की मसल है, स्केलेटल मसल। ठीक है, ये स्केलेटल मसल है, कार्डियक और स्मूथ मसल इसके अंदर इफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ से ये पेशेंट की ये देखो यहाँ बाइसेप है, ये बाइसेप क्या है, एक स्केलेटल मसल है। ठीक है, अपना इसके पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये बाइसेप मसल को यहाँ पे लिया अपन ने समझने के लिए, और इस पे क्या है, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हर मसल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं एसिटिल कोलिन के। ठीक है, ये एसिटिल कोलिन के क्या रिसेप्टर हैं, छोटे छोटे, और ये क्या है, एक्सोन वाला पार्ट है। ठीक है, फिर ये लास्ट में टर्मिनल बटन्स जो बोलते हैं एक्सोन के लास्ट में, और फिर इस तरह से ये वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एसिटिल कोलिन होता है। ठीक है, एसिटिल कोलिन होता है, और ये नॉर्मली क्या होता है, ये एसिटिल कोलिन निकल के ये साइनेप्स वाला एरिया होता है। साइनेप्स क्या बोलते हैं, ये NMJ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे इस गैप को बोलते हैं साइनेप्स होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्स। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मतलब ये नर्व है, एक्सोन क्या है, अपने आप में नर्व है। ठीक है, और मसल, ये मसल है। ठीक है, ये मसल इसके बीच का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर भी बोला जाता है। किसको, माइस्थेनिया ग्रेविस को, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो इसके अंदर ये वेसिकल्स होते हैं, यहाँ से ये एसिटिल कोलिन निकलता है। क्या, एसिटिल कोलिन, ये क्या करता है, ये यहाँ से निकल के और एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे कार्य करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मसल्स के अंदर एक्टिविटी आती है, एनर्जी आती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या डेवलप होता है, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होता है, फैटिगनेस नहीं रहती है। ठीक है, मसल को एक्शन प्रोवाइड करवाता है क्या, एसिटिल कोलिन। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा होता है। और इसका यदि अब बात करें, इसके अंदर ये होता है नॉर्मली। ठीक है, अब इसके अंदर डिसऑर्डर क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, वो भी अपन नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली चीज़ है, किस तरह से ये न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के यहाँ वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, एसिटिल कोलिन होते हैं। ये एसिटिल कोलिन निकल के एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे कार्य करते हैं, और मसल्स के अंदर क्या एक्शन डेवलप होता है। ये नॉर्मली क्या है, नॉर्मली फिजियोलॉजी है ये। फिर आगे अपन अभी इसकी डिस्कस करेंगे जब इसकी डेफिनेशन आएगी। फिर बात करें मसल्स वीकनेस। ठीक है, ये माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, मसल्स के अंदर वीकनेस देखने को मिलता है, और ग्रेव्स, बहुत ही ग्रेव्स मतलब सीवियर टाइप का। ठीक है, आपको समझने के लिए मोस्ट ये सिंपली वर्ड है, मसल वीकनेस है वो भी कैसी प्रकार की, ग्रेव्स वो भी सीवियर, ग्रेव्स मतलब सीवियर, मसल भी कैसी, स्केलेटल। ठीक है, आगे आ जाएगा आपकी डेफिनेशन में कि कौन सी मसल इसके अंदर इफेक्ट हो रही है। तो इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव फैटिगेबिलिटी। पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा थकावट आ जाती है, कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर एसिटिल कोलिन की कमी हो जाती है। या तो किस तरह से होती है वो भी अपन बात करेंगे आगे। तो ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर, क्या होता है, जो मसल के ऊपर, ये मान लो मैंने एक मसल बनाई स्केलेटल, इसके ऊपर इस तरह से ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, यदि डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर डिस्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक करेक्ट है, इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कहा गया, माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव फैटिगेबिलिटी, बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाता है पेशेंट, वीकनेस सीवियर, उसके अंदर एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, थक जाता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स पे जो रिसेप्टर्स मौजूद है, जिसके ऊपर एसिटिल कोलिन कार्य करता है, वो रिसेप्टर क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इस वजह से वो एसिटिल कोलिन है वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। फिर बात करें, माइस्थेनिया इज मोर कॉमनली फाउंड इन फीमेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माइस्थेनिया ग्रेविस मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है। अपने जब इसकी एविडेंस बेस्ड इसकी रिसर्च की गई तो देखा गया कि जो मेल है, मेल के बजाय फीमेल मोस्टली इफेक्ट देखी गई। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस किसके अंदर देखने को गई,
फीमेल के अंदर मिली। इन माइस्थीनिया ग्रेविस स्मूथ एंड कार्डियक मसल आर नॉट इफेक्टेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। केवल और केवल क्या होती है इसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में स्केलेटल मसल ही इफेक्टेड होती है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इफेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो कि इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस वजह से एसिटाइल कोलिन काम नहीं कर पाता स्केलेटल मसल पे, ठीक है। इस तरह से अपन ने डिस्क्रिप्शन में क्या समझा कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ठीक है। समझ में आया कि एक स्केलेटल मसल है, उस पर रिसेप्टर के क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, जिसपे एसिटाइल कोलिन कार्य करते हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फैटिगेबिलिटी पेशेंट के अंदर क्रिएट हो जाती है, थकान हो जाती है। इसी का मतलब है माइस्थीनिया ग्रेविस, मसल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल का कम हो जाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें डेफिनेशन के बाद में टाइप्स। इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। तो बात करें, लेट्स स्टार्ट विद जनरलाइज माइस्थीनिया। माइस्थीनिया ग्रेविस कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस 2 टाइप्स के, जिसके अंदर एक तो जनरलाइज्ड और एक ओक्यूलर। एक जनरलाइज्ड होता है, एक ओक्यूलर होता है, ठीक है। ओक्यूलर 25% देखने को मिलता है, कितना परसेंट, 25। और जनरलाइज्ड जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो 75% देखने को मिलता है। फिर बात करें इसके अंदर क्या होता है, जनरलाइज्ड माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंटीबॉडी ये बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। जो एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, उनके खिलाफ, ठीक है, एंटीबॉडी बन जाती है, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंटीबॉडी, ठीक है। AB मीन्स एंटीबॉडी। फिर बात करें इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो कौन सा होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है इसके अंदर, थाइमेक्टोमी। क्या करते हैं स्टूडेंट, थाइमेक्टोमी। पेशेंट की जो थाइमस ग्लैंड है उसको क्या करना है, एक्टोमी मीन्स रिमूव कर देना है, ठीक है। एक्टोमी मीन्स क्या होता है, काट के निकाल देना, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसके अंदर थाइमस ग्लैंड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, जो अपनी ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, इसके जस्ट बैक साइड होता है थाइमस ग्लैंड। इसके अंदर क्या होता है अपना एंटीबॉडीज, इसके अंदर क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है, इस तरह से अपन ने पढ़ा कि मसल है, मसल के ऊपर एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर होता है, इस तरह से, ठीक है, रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर के खिलाफ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बना लेती है, जो अपनी थाइमस ग्लैंड है, इस तरह से होती है थाइमस ग्लैंड, इस तरह से थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे, ब्रेस्ट बोन के पीछे, ठीक है। थाइमस ग्लैंड बोल रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड नहीं बोल रहा स्टूडेंट। थाइमस ग्लैंड जो कि कहाँ पे, ब्रेस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम, उसके पीछे है। तो ये क्या करती है, एक्सेसिव एंटीबॉडी बना देती है, बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडी बना देती है। वो क्या करता है, इसको, ये एंटीबॉडी इस रिसेप्टर को, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, ये वाला मसल पे, स्केलेटल मसल पे, इसको क्या कर देगा, ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा। ये एंटीबॉडी क्या कर देगी, इसको डिस्ट्रैक्ट कर देगी। उस वजह से जो न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकल के आ रहा है वो इस पे कार्य नहीं कर पाएगा, और पेशेंट के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, और उसके अंदर फैटिगेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर देती है, एंटीबॉडी का और प्रोडक्शन कर देती है थाइमस ग्लैंड पे पेशेंट के अंदर। इसलिए क्या करते हैं, थाइमस को ही हटा दो, ठीक है, थाइमेक्टोमी कर दो। क्या करना है, थाइमेक्टोमी। जनरलाइज्ड मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट, पूरी होल ओवर बॉडी। यदि कोई प्रॉब्लम होल ओवर बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जनरलाइज्ड, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, बात करें तो जनरलाइज्ड एडिमा। क्या पढ़ा, जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक है। पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। किसी भी बंदे के पूरी बॉडी में एडिमा हो जाता है, वो कब देखने को मिलता है, जब प्रोटोन्यूरिया हो जाता है। प्रोटोन्यूरिया मतलब
यूरिन के थ्रू क्या होना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का बाहर निकलना, उस वजह से पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, एडिमा क्रिएट हो जाता है। तो इस जनरल एडिमा को क्या बोलते हैं, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, एनासार का, एनासार का। ये एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली के अंदर पूछा हुआ एक MCQs है, ठीक है, एम्स दिल्ली के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनासार का क्या होता है, सिंपली पूछा था एनासार का क्या होता है। एनासार का होता है जनरलाइज एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाना, एडिमा हो जाना, ठीक है। इस तरह से आपको बताना चाह रहा था कि जनरलाइज मतलब क्या होता है। जनरलाइज मतलब पूरी होल बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको जनरलाइज बोला जाता है, कि पूरी बॉडी के अंदर ही क्या देखने को मिले, वीकनेस, ठीक है। तो उसके अंदर ये कब होता है, जब एंटी एसिटिलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंटीबॉडी बन जाती है जब। तो इसके अंदर जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, थाइमेक्टोमी, मतलब थाइमस ग्लैंड को ही निकाल दो, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या कर रही है, ज़्यादा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और इसके फिर बात करें इधर ओकुलर, ओकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। ओकुलर के अंदर, ओकुलर मतलब आई, इसके अंदर केवल और केवल आई वाला पार्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा ओकुलर के अंदर, ठीक है। तो ये 25% देखने को मिलता है। इस प्रकार का माइस्थेनिया ग्रेविस ओनली 25% ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंटी मस्क एंटीबॉडी बन जाती है, एंटी मस्क एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी बन जाती है इसके अंदर, एंटी मस्क एंटीबॉडी। एंटी मस्क एंटीबॉडी क्या होती है, मसल स्पेसिफिक काइनेज, मसल स्पेसिफिक काइनेज, मस्क एम मतलब मसल, MU मतलब मसल स्पेसिफिक, मसल स्पेसिफिक काइनेज। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, मस्क की फुल फॉर्म है MUSK, ठीक है। एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बन जाती है किसके अंदर, ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, एंटी मसल एंटीबॉडीज के अंदर जब ये एंटीबॉडी बन जाती है, इस वजह से क्या होता है कि जो ओकुलर वाली मसल्स है, ओकुलर वाली मसल्स है, उसके अंदर आंखों वाली जो मसल्स है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्केलेटल मसल है आंखों के यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या होता है कि एसिटिलकोलिन का क्या होता है, कमी हो जाती है, ठीक है। ये एंटी मसल स्पेसिफिक काइनेज एंटीबॉडी बन जाती है, उस वजह से क्या होता है, वहाँ के आई की वीकनेस देखने को मिलती है। ये 25% माइस्थेनिया ग्रेविस है टाइप, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इसके अंदर ट्रीटमेंट में अपन देते हैं प्रेडनिसोलोन, क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। प्रेडनिसोलोन क्या है, इसका ट्रीटमेंट है ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी मस्क एंटीबॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, ये 25% देखने को मिलता है। और इन दोनों के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ये तो क्या है, परमानेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है। यदि इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए दोनों के अंदर एक ही ड्रग है, उसका नाम है पायरिडोस्टिग्माइन, सेम ड्रग यूज करते हैं दोनों के अंदर, पायरिडोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, ठीक है। पायरिडोस्टिग्माइन एंटी क्या है, एंटी कोलिनेस्टेरेज, ठीक है। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है, यदि उसके ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कम करती है, ठीक है। तो पायरिडोस्टिग्माइन ड्रग दोनों के अंदर दी जाती है, ठीक है। जनरलाइज्ड और ओकुलर माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर पायरिडोस्टिग्माइन क्यों दी जाती है, ताकि साइन सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इस तरह से अपन ने पढ़े टाइप्स कितने प्रकार के, 2 टाइप्स के, जनरल और ओकुलर। जनरल कितना 75% एंड ओकुलर 25%। जनरल क्यों होता है, जब थाइमस ग्लैंड ओवर प्रोडक्शन कर दे एंटीबॉडीज का, उस वजह से एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन की कमी आ जाएगी, ठीक है। तो पायरिडोस्टिग्माइन की वजह से क्या, जो एसिटाइलकोलिन की कमी होती है उसको दूर कर देगी ये ड्रग, और साइन सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें अपन इसके
टाइप्स के बाद में इसके कॉजेज की कि क्यों होता है ये, ठीक है। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो कंडीशन क्यों हुई, ठीक है, वीकनेस क्यों देखने को मिली स्केलेटल मसल्स के अंदर, ऐसा क्या हो गया, तो देखने को मिला डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। जो यदि अपन बात करें इस तरह से ये इमेज है, ठीक है, ये क्या था, एक्सोन है, यहाँ पे क्या है एसिटाइल कोलिन के वेसिकल हैं, इसके एसिटाइल कोलिन इस तरह से है, और नीचे की तरफ क्या है, मसल है, ये इस तरह से मसल है। तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और वो किस पे कार्य करेगा, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर है, मसल्स पे क्या है, रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर हैं ये, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन है, ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे कि नर्व्स का इम्पल्स होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये इस पे कार्य करेगा। यदि ये क्या हो जाए, डिक्रीज सिंथेसिस, इस ये बनना ही कम हो जाए, ठीक है, यहाँ से निकल के कम ही आएंगे यदि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे कम आ रहे हैं, ठीक है, सिंथेसिस ही कम हो रहा है, मतलब यहाँ से बन ही नहीं रहा है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन बाय द ओवर एक्टिविटी ऑफ कोलिनेस्टेज एंजाइम, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा कि सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें इस तरह से अपन ने फिर से क्या बनाया, एक न्यूरॉन्स बनाया, वहाँ से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन निकलता है, ठीक है। फिर बात करें, एक इधर मसल फाइबर बनाया, मसल फाइबर के ऊपर एसिटाइल कोलिन है के रिसेप्टर हैं, ठीक है, करेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो कोलिनेस्टेज हो जाए, इसका मतलब इसमें है कि जो एसिटाइल कोलिन है वो तो क्या हो रहा है, सही बन रहा है, ठीक है, सही बन रहा है। पर जब ये एसिटाइल कोलिन को क्या करता है, एक एंजाइम होता है, उसका नाम है कोलिनेस्टेज एंजाइम। देखो लिखा हुआ है कोलिन एस्ट्रेज, कोलिनेस्टेज लिखा हुआ है, कोलिनेस्टेज एज लगा हुआ है इस वर्ड के पीछे, ASE। जिस वर्ड के पीछे एज आता है उसको क्या बोला जाता है, एंजाइम बोला जाता है स्टूडेंट। जैसे कि लाइपेज, एमाइलेज, जिस वर्ड के पीछे एज लग जाए इट मीन्स वो एंजाइम है। तो इसका लिखा हुआ है यहाँ पे कोलिनेस्टेज। कोलिनेस्टेज मतलब ये कोलिन को तोड़ेगा, ठीक है। यदि इसकी क्या हो जाए, ओवर एक्टिविटी हो जाए, मान लो यहाँ पे ये क्या है, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन, और यदि इनको ब्रेक ज़्यादा हो जाएगा, ये एसिटाइल कोलिनेस्टेज ये कोलिनेस्टेज जो एंजाइम है, यदि इनका ब्रेक डाउन ज़्यादा कर देगा तो ये एसिटाइल कोलिन पे अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। जब कोलिनेस्टेज एंजाइम नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली ये कार्य करता है, ठीक है, यहाँ से एसिटाइल कोलिन बना और यदि ज़्यादा बनता है तो उनको तोड़ देता है, कम कर देता है और वो काम करता रहता है। यदि ये ज़्यादा कर दे डिस्ट्रक्शन, देखो कोई भी चीज़ क्या होता है, या तो ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो नॉर्मली होना चाहिए कोई भी चीज़। तो कोलिनेस्टेज क्या करता है, इसके अंदर इस प्रॉब्लम जब हो जाती है, ये कोलिनेस्टेज की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और एसिटाइल कोलिन को ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, उस वजह से जो अवेलेबिलिटी है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर तक कम हो जाएगी एसिटाइल कोलिन की, वो पर्याप्त मात्रा में कार्य नहीं कर पाएगा एसिटाइल कोलिन, क्योंकि कम पड़ जाएगा, उसको ज़्यादा तोड़ दिया है किसने, कोलिनेस्टेज ने। और क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल मसल है, यहाँ पे जो ये रिसेप्टर है, यदि इनका ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, यदि रिसेप्टर का ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, इनका ही डिस्ट्रक्शन हो जाए जिस पे एसिटाइल कोलिन कार्य करता है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्यों होता है, या तो एसिटाइल कोलिन कम बने, ठीक है, या फिर एसिटाइल कोलिन को जो तोड़ता है एंजाइम उसका कार्य ज़्यादा हो जाए, मतलब वो एसिटाइल कोलिन ज़्यादा टूटने लग जाए तो वो कम पहुंच पाएगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर तक, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है वो भी कम होगा। और यदि तीसरी बात, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ही क्या हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए किसी भी एंटीबॉडी की वजह से, और वो एंटीबॉडी कहाँ से आती है, नॉर्मली देखा जाए तो जनरलाइज एडिमा जो 75% देखने को मिला, थाइमस ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। थाइमस ग्लैंड से ऐसी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है बहुत ज़्यादा, जो क्या करती हैं, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है स्टूडेंट। तो ये 3 कंडीशन है, या तो बने ही नहीं, बने तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ने ज़्यादा, एंजाइम ने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया एसिटाइल कोलिन को, या फिर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ही डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये 3 मेन कॉज हैं किसके,
माइस्थेनिया ग्रेविस के। यदि ये आपने समझ लिए तीनों कोज, इट मीन्स आप इस डिजीज को समझ चुके हैं। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट चलें कोज के बाद में साइन एंड सिम्टम। कैसे कैसे इसके अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं पेशेंट। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोसिस। इसको बोलते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। पेशेंट अपनी आईज को ओपन नहीं कर पाएगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ठीक है, ड्रूप हो जाएगी, लटक जाएगी यहाँ, क्योंकि स्केलेटल मसल है आई के अंदर भी। ठीक है, लेवेटर पाल्पेब्रे, जिसका क्या नाम है, लेवेटर पाल्पेब्रे, वो क्या करती है, आई को ओपन करने में हेल्प करती है। एक का नाम है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई क्या करती है, आईज को क्लोज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ptosis is the earliest and first symptom of myasthenia gravis। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट क्लासिकल सिम्टम यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए टोसिस, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। और अदर कौन से हैं, डिप्लोपिया इज द सेकंड कॉमनेस्ट सिम्टम। डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन। ठीक है, टोसिस भी कहाँ हो रहा है, आई वाले एरिया में हो रहा है, तो सेकंड प्रॉब्लम भी कहाँ पे होगी, यहीं पे, जिसको बोला गया डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन। ठीक है, और अदर 5D कौन से हैं, डिस्फेगिया, पेशेंट के जो स्केलेटल मसल क्या है, फेरिंग्स वाले रीजन में भी क्या है, स्केलेटल मसल ही है स्टूडेंट, जो कि खाने को निगलने में हेल्प कर रही है, स्वेलिंग में हेल्प कर रही है। तो यदि वो प्रॉब्लम हो जाएगी डिस्फेगिया, ठीक है, डिफिकल्टी इन swallowing ऑफ फूड। ठीक है, तो डिस्फेगिया। डिस्पिनिया, डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी क्या कहलाती है, डिस्निया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। और ये क्या है, डिस्फेगिया, swallowing डिफिकल्टी। क्लियर है। फिर बात करें डिस्फोनिया। डिस्फोनिया मतलब होता है नेजल क्वालिटी टू वॉइस। इट मीन्स जो नाक की जो वॉइस होती है, ठीक है, पैरानेजल साइनेसेस होते हैं नोज के अराउंड सराउंडिंग, वो क्या करते हैं, ऐसी रेजोनेंस प्रोवाइड करवाते हैं साउंड को। तो जो साउंड का रेजोनेंस है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्फोनिया। ठीक है, नेजल क्वालिटी होती है जो वॉइस की होती है वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे डिस्फोनिया। ठीक है, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब डबल विजन अपन ने पढ़ लिया, जो कि सेकंड कॉमनेस्ट साइन है। और डिसआर्थरिया, डिसआर्थरिया, ये आर्थरिया इस वर्ड में है, तो आप लोग क्या करके आ जाएंगे, इसको जॉइंट से रिलेटेड करके आ जाओगे स्टूडेंट गलती से। ठीक है, तो आप ये अपने दिमाग से निकाल लेना कि डिसआर्थरिया, आर्थरिया मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये स्पीच से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पीच इज पुअरली आर्टिकुलेटेड। ठीक है, जब मसल वीक हो जाएगी तो अच्छे से पेशेंट का जो कंट्रोल्ड होता है बोलने पे वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो डिसआर्थरिया ये किससे, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पीच इज पुअरली आर्टिकुलेटेड, अच्छे से नहीं बोल पाएगा। ठीक है, फिर बात करें रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट की जो, क्योंकि स्केलेटल मसल ही है, डायफ्राम भी क्या है, स्केलेटल मसल है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, जब माइस्थेनिया ग्रेविस बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, जनरलाइज हो जाएगा कंडीशन, तो वो मसल पे इफेक्ट करता है, स्केलेटल मसल पे। ठीक है, तो डायफ्राम भी क्या है कि स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो उसके अंदर यदि एसिटाइलकोलिन अच्छे से नहीं हो रहा, अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा उसके रिसेप्टर पे, तो वो भी वीक हो जाएगी, और जब डायफ्राम मसल अच्छे से वीक नहीं कर पाएगी तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और पेशेंट के डेथ के चांस हो जाएंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में भी क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है डेथ का, रेस्पिरेटरी फेलियर। और गुइलेन-बेयर सिंड्रोम में भी क्या था स्टूडेंट, गुइलेन-बेयर सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये ऐसी कंडीशंस हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर पेशेंट रेस्पिरेटरी के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर डेथ देखने को मिलती है। ये आप अपन ने पढ़े साइन एंड सिम्टम्स किसके, माइस्थेनिया ग्रेविस के। फिर नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस। ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जिससे अपने को पता लग जाएगा कि ये पेशेंट के क्या है स्टूडेंट, माइस्थेनिया ग्रेविस है, पेशेंट के क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है इस सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG। ये क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस।
यदि आपसे पूछा जाए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके लिए, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, तो मसल सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। सिंगल फाइबर मतलब एक सिंगल फाइबर के अंदर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट स्टिमुलेशन की सहायता से मसल्स के अंदर क्या करना है, सिंगल फाइबर, मसल का जो सिंगल फाइबर है उसके अंदर ग्राफी करनी है, तो इसका वर्ड है सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। क्योंकि मसल की प्रॉब्लम है तो इसलिए मायोग्राफी, मायो मीन्स मसल, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा इसके अंदर पता करेंगे, उसलिए ईएमजी। तो सिंगल फाइबर यूज करेंगे इसलिए इसका पूरा नाम हो गया SFEMG, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंगल लाइन आंसर एम्स के अंदर ये पूछा जाएगा कि मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है किसके अंदर, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमायोग्राफी या फिर सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। फिर नेक्स्ट बात करें सिटी चेस्ट, सिटी स्कैन करना है चेस्ट का, सिटी मीन्स सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी किसका करना है, चेस्ट का। क्योंकि चेस्ट में क्या है, मैंने आपको बताया थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे, चेस्ट के यहाँ ब्रेस्ट बोन के पीछे अपर साइड में। तो वो थाइमस ग्लैंड क्या कर रही थी, ओवर प्रोडक्शन कर रही थी एंटीबॉडीज का, जिससे कि एसिटाइलकोलिन का क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, रिसेप्टर्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। तो थायोमा वाली कंडीशन में क्या होती है, ज़्यादा एंटीबॉडीज का ओवर प्रोडक्शन कर देती है, क्योंकि ट्यूमर वाली कंडीशंस में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। और थाइमिक हाइपरप्लेजिया या फिर थाइमस ग्लैंड की क्या हो जाए, हाइपरप्लेजिया। दो वर्ड है आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो हाइपरप्लेजिया और एक हाइपरट्रोफी। यदि किसी भी ऑर्गन की साइज बढ़ जाए, क्या साइज इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हाइपरट्रोफी, ठीक है। और किसी भी ऑर्गन की नंबर बढ़ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं मतलब सेल बढ़ जाए, ठीक है, सेल बढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी ऑर्गन के सेल्स बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से, और उसको बोलेंगे नंबर के अंदर इंक्रीज होना, तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। और एक ही सेल है और वो साइज में बड़ी हो गई तो उसको बोला हाइपरट्रोफी। और एक सेल से 2 सेल 3 सेल 4 सेल ऐसे बन गए तो हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर का इंक्रीज होना। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है आपके एम्स के अंदर, प्रीवियस आप एग्जाम पेपर के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो थायोमा या फिर थाइमिक हाइपरप्लेजिया कंडीशन को देखने के लिए सिटी कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं चेस्ट का। एक होता है आइस टेस्ट, कौन सा टेस्ट स्टूडेंट, आइस टेस्ट। तो आइस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ टोसिस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 2 mm आइस क्यूब फॉर 2 मिनट। क्योंकि पेशेंट के अंदर जो आई लीड है उसका क्या हो रहा है, ड्रॉपिंग हो रहा है, उसको बोला अपने टोसिस। वो क्या है, क्लासिकल सिम्टम है किसका, माइस्थेनिया ग्रेविस का। यदि आप उसके ऊपर आई लीड के ऊपर 2 मिनट तक 2 mm की आइस क्यूब रखेंगे तो यदि उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस प्रॉब्लम है। क्योंकि आइस से क्या होता है, मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आंख खुलने लगेगी पेशेंट की, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ टोसिस, यदि टोसिस के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, ड्रॉपिंग नहीं होता है, पेशेंट अपने आप आइस को, आईलिड को क्या करता है, उठा लेता है, लिफ्ट कर लेता, ओपन कर लेता है। तो इंप्रूवमेंट ऑफ टोसिस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 2 mm आइस क्यूब फॉर 2 मिनट यदि होता है तो ये क्या है, पेशेंट के माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइस टेस्ट। ये भी काफ़ी बार आपके प्रीवियस एग्जाम में आप देख सकते हैं पेपर के अंदर कि पूछा गया है। आइस टेस्ट किसके अंदर करते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। फिर बात करें टेंसिलोन टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट। जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस से रिलेटेड एक तो ईएमजी, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी और टेंसिलोन टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इनमें से भी बात करें तो टेंसिलोन टेस्ट को मैं 5 स्टार देता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेंसिलोन टेस्ट और इसका अनदर नाम है इड्रोफोनियम टेस्ट। क्या नाम है, इड्रोफोनियम टेस्ट। इड्रोफोनियम इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक ड्रग यूज करते हैं, उसका नाम है इड्रोफोनियम। तो टेंसिलोन टेस्ट इज एन एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग, क्योंकि अपन ने एक कोज पढ़ा था कि कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम है, वो क्या करता है, नॉर्मली बैलेंस करके रखता है, एसिटाइलकोलिन को बैलेंस करके रखता है, ठीक है।
यदि कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, ये इस पे देखो आगे एंटी लगा हुआ है, ठीक है, ये कोलिनेस्ट्रेज है। कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जनरली क्या करता है, जो एसिटिल कोलिन है उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए एंटी, इसके अगेंस्ट काम करने के लिए एक ड्रग यूज करी गई, तो उसको बोल दिया एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, ठीक है। तो जिसका नाम है टेंसिलोन या एड्रोफोनियम ड्रग, विच डेस्ट्रक्ट किसको डेस्ट्रक्ट करेगी, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को डेस्ट्रक्ट कर देगी। ये एंजाइम को डेस्ट्रक्ट कर देगी कौन, एंटी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग क्या करेगी, कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है उसको डेस्ट्रक्ट कर देगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोलिन जो एसिटिल कोलिन है उसका क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है। इसलिए बाय इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिन ज़्यादा अवेलेबल हो पाएगा पेशेंट के अंदर। इसको अपन इमेज के थ्रू एक ड्रॉ करके आपको समझना होगा, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं इस एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, इसको समझना है आपको, कोलिन एस्ट्रेज, ठीक है, एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, ठीक है। ये किस तरह से कार्य करती है ये समझना है। जनरली क्या होता है, ये इस तरह से, ये न्यूरॉन है, यहाँ पे ये वेसाइकल है, और इनके अंदर क्या होते हैं, एसिटिल कोलिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मसल है इस तरह से, और इस पे क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। एसिटिल कोलिन के रिसेप्टर हैं, किसके, एसिटिल कोलिन, ACHR, ये क्या है, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ये इस तरह से एसिटिल कोलिन निकल रहा है, स्टूडेंट निकल रहा है, और ये इस तरह से निकलता है और इस रिसेप्टर पे कार्य करता है, और मसल के अंदर एक्शन आता है, ठीक है, सही है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये जैसे कई बार क्या होता है, ज़्यादा बनता है, तो इसको कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये एसिटिल कोलिन है, ये इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ है, ये करता है, अपना काम करता है, ये इधर से बनता है, इधर कार्य करता है, ठीक है। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या ज़्यादा काम कर देता है, ये ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है इनको, ठीक है, सबको डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तो सबको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, सारे एसिटिल कोलिन को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तो एसिटिल रिसेप्टर पे है ना, कोई काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस वजह से एसिटिल कोलिन की कमी आ जाएगी। इसलिए ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, जैसे कि टेंसिलोन अपन ने पढ़ी, जिसका नाम एड्रोफोनियम है, ठीक है, ये एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग इस पे कार्य करेगी, जिससे कि इसका कार्य जो ज़्यादा कर रहा था ये बंद हो जाएगा, ये काम बंद हो जाएगा, तो इधर एसिटिल कोलिन अच्छे से एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे पहुंच पाएगा, जिससे मसल के अंदर अच्छे से एक्शन हो पाएगा। आपको ये आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम पे कार्य करती है, जिसकी वजह से एसिटिल कोलिनेस्ट्रेज रिसेप्टर पे अच्छे से एसिटिल कोलिन पहुंच पाता है। फिर नेक्स्ट बात करें, टेंसिलोन इज एन एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग विच डिस्ट्रैक्ट कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम देयरबाय इंक्रीजिंग एसिटिल कोलिन, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया कि किस तरह से कार्य करती है। फिर बात करें, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, क्योंकि अपन डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं, तो टेंसिलोन टेस्ट किसके लिए यूज कर रहे हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, एंड डिफरेंशिएट, और साथ के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और साथ के साथ माइस्थेनिक ग्रेविया, जो माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है, इसको डिफरेंशिएट करने में भी हेल्पफुल है। कौन सा टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेंसिलोन टेस्ट, एड्रोफोनियम टेस्ट कौन से दो प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल है। एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, और दूसरा माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस जो कंडीशन होती है उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। और अपन अब आगे समझने वाले हैं कि माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, उनके मैनेजमेंट क्या होते हैं, उनको समझेंगे आगे। ये आपको क्लियर है कि डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस, ईएमजी के बाद पढ़ा अपने आइस टेस्ट के बाद पढ़ा एड्रोफोनियम और टेंसिलोन टेस्ट। फिर बात करें अपन इसका रिजल्ट, कि आपने टेंसिलोन टेस्ट करा, ठीक है, उस टेंसिलोन टेस्ट का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। पेशेंट के अंदर आपने
एड्रोफोनियम जो एंटीकोलिनेस्टेस जो ड्रग है वो आपने दे दी, ठीक है। अब आप ड्रग देने के बाद ये शॉर्ट टर्म एक्टिंग है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो उसके अंदर आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम अकर, यदि साइन सिम्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाता है तो क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आया कि यदि इंप्रूवमेंट हो जाता है साइन सिम्टम के अंदर, क्योंकि मैंने बताया एसिटिलकोलिन जो ड्रग है, देखो ये इस तरह से बताया था कि मैंने कि ये यदि एंटीकोलिनेस्टेस ड्रग जैसे कि टेंसिलोन, अब ये इस पे कार्य करेगी कोलिनेस्टेस एंजाइम पे, ये इसको कम कर देगी, तो एसिटिलकोलिन अच्छे से यहाँ पहुँच पा रहा है, ये अच्छे से पहुँच पा रहा है, ठीक है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो साइन सिम्टम आ रहे थे, साइन एंड सिम्टम थे इसके कौन कौन से थे, डिस्फेगिया, टोसिस, डिप्लोपिया, ठीक है, इनके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो एसिटिलकोलिन बन रहे हैं वो अच्छे से पहुँच पा रहे हैं रिसेप्टर तक, क्योंकि इनको तोड़ने वाला अब उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। टेंसिलोन एड्रोफोनियम जो ड्रग है एंटीकोलिनेस्टेस ड्रग है, जो कि कोलिनेस्टेस एंजाइम को क्या करेगी, इसको खात्मा कर देगी, ठीक है, इसका खात्मा कर दिया। तो अच्छे से एसिटिलकोलिन क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटिलकोलिन क्या एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि अच्छे से एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे अच्छे से कार्य करेगा। अब अच्छे से कार्य करेगा, अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा एसिटिलकोलिन, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट होगा ही ऑब्वियसली, और इम्प्रूवमेंट हो गया तो इसका मतलब पेशेंट के क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है, इसका मतलब उसके ये कोलिनेस्टेस अपन ने कोज पढ़ा था ना कि कोलिनेस्टेस एंजाइम का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, तो ये कोज था, इसका मतलब इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस ही है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, ये रिजल्ट हो गया, रिजल्ट के बाद अपने को करना है, अपने को वापस इस पे आ जाते हैं रिजल्ट पे कि इफ वर्सनिंग ऑफ साइन सिम्टम अकर, यदि साइन एंड सिम्टम्स की ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कोलिनर्जिक क्राइसिस। इस वर्ड को समझने की कोशिश करना, यदि क्या हो जाए, वर्सनिंग ऑफ साइन सिम्टम, वर्सनिंग हो जाती है साइन सिम्टम की, तो उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, ठीक है। अब आपको मैंने बोला था कि कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थेनिक क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करने में भी टेंसिलोन टेस्ट हेल्प करता है, तो वो कैसे करता है वो अपन समझते हैं अब, ठीक है। यही बात यही समझनी है, इसी से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर यदि मान लो आप क्या कर रहे हैं, एंटीकोलिनेस्टेस क्या कर रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, ड्रग दे रहे हैं, और इसके अंदर क्या था, कोलिनेस्टेस एंजाइम क्या था, यदि पेशेंट के अंदर नॉर्मल था, ठीक है, क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल था तो क्या हो जाएगा, पहले तो ये मतलब कि ज़्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ज़्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा था, और ज़्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, ये सही अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, यदि ये सही अवेलेबल हो जाएगा, पेशेंट के अंदर ये सही अवेलेबल हो रहा था और ज़्यादा भी नहीं था, इसका लेवल क्या नहीं था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है, किसका, कोलिनेस्टेस एंजाइम का लेवल ज़्यादा नहीं था, और फिर भी आपने क्या दे दी, एंटीकोलिनेस्टेस ड्रग दे दी पेशेंट को, ठीक है, ये एंजाइम ज़्यादा नहीं था, फिर भी आपने एंटीकोलिनेस्टेस ड्रग दे दी, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो एसिटिलकोलिन है, अब ये ड्रग तो इसको रोक देगी, अब ये ज़्यादा मिल जाएगा किसको, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को, ठीक है, ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कोलिन ज़्यादा मिल जाएगा, तो एसिटिलकोलिन ज़्यादा मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस, कोलिनर्जिक क्राइसिस। यदि एसिटिलकोलिन ज़्यादा मिल जाए एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाती है, यदि ये कम मिल जाए एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को, एसिटिलकोलिन कम मिल जाता है, ये कम मिल जाता है तो क्या बोलेंगे, माइस्थेनिक क्राइसिस। क्लियर है स्टूडेंट, यही है इसके अंदर। और फिर बात करें इसके अंदर, टेंसिलोन ड्रग इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते। देखो आपने पढ़ा कि ये इंप्रूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो आप यूँ सोचोगे इसको ट्रीटमेंट के लिए क्यों यूज नहीं किया जाता, इसलिए यूज नहीं किया जाता, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही एक्शन करती है।
टेंसिलोन ड्रग इज नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस बिकॉज इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज वेरी शॉर्ट। ये 3 से 5 मिनट तक ही अपना कार्य करती है, जो इसका एक्शन होता है 3 to 5 मिनट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो टेंसिलोन ड्रग है उसको उसको एज ए ट्रीटमेंट यूज क्यों नहीं करते अपन माइस्थेनिया ग्रेविस में, क्योंकि वो क्या है, उसका एक्शन क्या है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, इसलिए इसको टेस्ट के अंदर यूज करते हैं। फिर है वाइल परफॉर्मिंग टेंसिलोन टेस्ट, जब टेंसिलोन टेस्ट करते हैं अपन तो एट्रोपिन सल्फेट, ये अभी रिसेंटली एम्स कंबाइंड एम्स के अंदर पूछा गया, एम्स दिल्ली के एम्स कंबाइंड एम्स का लगा था 2020 के अंदर फरवरी के अंदर, ठीक है, कंबाइंड एम्स का 2020 के अंदर लगा, उसके अंदर ही ये पूछा गया। क्या पूछा गया कि जो टेंसिलोन टेस्ट है एड्रोफोनियम है उसका एंटीडोट क्या है, ठीक है, उसका एंटीडोट क्या है, एट्रोपिन सल्फेट। क्लियर है। मस्ट बी कीप्ड रेडी एट द बेड टाइम, बेड साइड या बेड टाइम, ठीक है, जब पेशेंट लेटा हुआ हो या बेड साइड में बेड पे हो तो क्या रखना है, हमेशा एट्रोपिन सल्फेट क्या उसके पास में रखनी है, क्योंकि एड्रोफोनियम की वजह से क्या हो सकता है, कोलिनर्जी क्राइसिस हो सकता है, अपने पढ़ा भी कोलिनर्जी क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। उस कोलिनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या करना है, एट्रोपिन सल्फेट हमेशा रखनी है जब भी पेशेंट के एड्रोफोनियम या टेंसिलोन टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन है और ये भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। फिर बात करें साइड इफेक्ट क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट। भाई जो आप ये एड्रोफोनियम यूज कर रहे हैं, टेंसिलोन टेस्ट यूज कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, क्या हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट। इसलिए एट्रोपिन अपने को साथ में रखनी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जब होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है एट्रोपिन सल्फेट, जो कि ये कार्डियक अरेस्ट हो रहा है कंडीशन, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंडीशन हो रही है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, इस तरह से वेव बन जाती है, इस तरह से ईसीजी के अंदर यदि इस तरह से वेव दिखे तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और इसके अंदर पेशेंट की डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक भी देना पड़ता है फिर, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं जिससे चेस्ट पे, जिससे वापस से हार्ट इंप्रूव अच्छा फंक्शन करे। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट क्या है, साइड इफेक्ट है, किसके साइड इफेक्ट है, एट्रोपिन सल्फेट के नहीं है, ये टेंसिलोन टेस्ट और एड्रोफोनियम ड्रग के हैं, जो कि एक एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग है, ठीक है। तो उसके लिए यदि आपको बेड साइड में जो ड्रग रखने के लिए बोलेंगे तो कौन सी, एट्रोपिन। क्लियर है। फिर बात करें, आगे चलें अपन मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट किस तरह से मैनेजमेंट करना है, यदि आपके पास माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग जैसे कि नियोस्टिग्माइन एंड पाइरिडोस्टिग्माइन, ठीक है। नियोस्टिग्माइन और पाइरिडोस्टिग्माइन क्या है, अपने को रखनी है। ये कैसी है, एंटी कोलिनेस्टेरॉइड ड्रग है। जो कोलिन होता है ना, कोलिनेस्टेरॉइड एंजाइम है, उसके ज़्यादा होने से क्या हो रहा था माइस्थेनिया ग्रेविस, तो उसको कम करने के लिए एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग यूज करेंगे जिसका नाम नियोस्टिग्माइन और पाइरिडोस्टिग्माइन है। इनको अपने को यूज करना है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, नियोस्टिग्माइन एंड पाइरिडोस्टिग्माइन। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस 2 कॉम्प्लिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है आपको पढ़ने, क्योंकि जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस का तो उस पेशेंट के अंदर 2 कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं, जिसका नाम आया था पहले, एक तो माइस्थेनिया क्राइसिस, ठीक है, दूसरा नाम आया था कोलिनर्जी क्राइसिस। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझ लेना कि ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन है ट्रीटमेंट के। जो नियोस्टिग्माइन पाइरिडोस्टिग्माइन जो ड्रग यूज कर रहे हैं एंटी कोलिनेस्टेरॉइड ड्रग है, जो कि कोलिनेस्टेरॉइड एंजाइम को कम करेगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, जो कॉम्प्लिकेशन है इस ड्रग के, ठीक है, वो अपने को पढ़ने। तो ड्यू टू अंडर मेडिकेशन, यदि आप ये मेडिकेशन है एंटीकोलिनेस्टेरॉइड ड्रग है, यदि आप ये कम दे दोगे या भूल जाओगे, पेशेंट लेना भूल जाएगा खुद। जैसे मान लो मैं माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट हूँ, माइस्थेनिया क्राइसिस मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होता है। जैसे मेरे क्या प्रॉब्लम है, माइस्थेनिया ग्रेविस प्रॉब्लम है, ठीक है,
और मेरी क्या ड्रग चल रही थी, नियोस्टिग्मैन एंड पायरिडोस्टिग्मैन ड्रग चल रही है, क्योंकि मेरे अंदर जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है उनका क्या हो रखा है, ज़्यादा हो रखा है, क्योंकि ठीक है। तो उनको कम करने के लिए एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग प्रिस्क्राइब की मुझे डॉक्टर ने, जिसका नाम नियोस्टिग्मैन और पायरिडोस्टिग्मैन। अब मैं क्या है कि रोज़ डेली भूल गया, ठीक है, या फिर परेशान होकर उसे छोड़ दिया, दवाई लेना भूल गया, ठीक है, पायरिडोस्टिग्मैन नियोस्टिग्मैन को। तो क्या देखने को मिलेगा, अब क्या होगा, ये अंडर मेडिकेशन बोलेंगे इसको, क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं ली दवाई, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अंडर मेडिकेशन। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी मसल्स की क्या हो जाएगी, बहुत ही, क्योंकि मेरे माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब क्या हो जाएगा, पहले तो मेडिकेशन चल रही थी, अब वो मैंने नहीं ली, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, मेरी मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, रेस्पिरेटरी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए इसको दूर करने के लिए फिर क्या यूज़ करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट। पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है, उसकी पोजीशन सेमी फाउलर रखना है, पेशेंट की बेड साइड में क्या रखना है स्टूडेंट्स, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ईटी ट्रे रखनी है, क्योंकि कभी भी इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है। और स्टार्ट नियोस्टिग्मैन, क्योंकि पेशेंट नहीं लिया, भूल गया, तो इसको वापस से स्टार्ट कर दो नियोस्टिग्मैन, क्योंकि वो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है। और फिर बात करें कोलिनर्जिक क्राइसिस, ये कब होगा, जब आप ज़्यादा दे दो, ड्रग ज़्यादा यूज़ कर ले, जैसे मेरे माइस्थेनिया ग्रेविस है और मेरे नियोस्टिग्मैन पायरिडोस्टिग्मैन चल रही है, और मैं सोचूं कि यार मैं एक की जगह 2 गोली खा लूँ, ठीक है, 2 टेबलेट ले लूँ, तो मेरे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। नहीं, उससे आराम ना होके मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। एसिटाइलकोलिन ज़्यादा मिल जाएगा फिर मेरे को, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर मेडिकेशन से क्या हो जाएगा, जब देखने को मिलता है क्या, कोलिनर्जिक क्राइसिस। आपसे वन लाइनर में पूछा जाएगा सीधा एग्जाम में कि ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है, ओवर मेडिकेशन से क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस, और अंडर मेडिकेशन से माइस्थेनिक क्राइसिस। तो इसकी बात करें कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर मैनेजमेंट की, तो स्टॉप द नियोस्टिग्मैन एंड पायरिडोस्टिग्मैन, कि अब पेशेंट ने क्या ज़्यादा खा ली, क्योंकि ज़्यादा खा लिया जब भी हुआ कोलिनर्जिक क्राइसिस, तो उसको स्टॉप कर दो, ठीक है, स्टॉप कर दो, और एट्रोपिन सल्फेट साथ में रखो या फिर उसको दे दो, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट उसको दे देनी है, और नियोस्टिग्मैन पायरिडोस्टिग्मैन बंद कर देनी है। ये इसका ट्रीटमेंट है कि इसका कोलिनर्जिक क्राइसिस का। माइस्थेनिक क्राइसिस का क्या है, इसमें पेशेंट लेना भूल गया था नियोस्टिग्मैन, तो उसको दे दो, ठीक है, ताकि वो सही हो जाएगा। उसमें ज़्यादा ले ली नियोस्टिग्मैन, तो उसमें कम कर दो और एट्रोपिन दे दो उसको, ठीक है। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं किस तरह से माइस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, और इनके मैनेजमेंट क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आप समझ के अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बात करें इम्यूनोथेरेपी, क्या कौन सी थेरेपी, इसके अंदर इम्यून थेरेपी यूज़ करते हैं, इम्यून थेरेपी, ठीक है। इम्यून थेरेपी जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसे मैंने आपको बताई थी प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ये क्या करती है, एंटीडोट के जो लेवल है उसको भी कम कर देती है, ठीक है। एंटीडोट जैसे एट्रोपिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी यदि अपन एंटीडोट दे रहे हैं उसका कम कर देगी लेवल, कौन, कोर्टिकोस्टेरॉइड। मैंने बताया था ओकुलार जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, ओकुलार जो कि 25% देखने को मिलता है, 25%, कौन सा वाला, ओकुलार वाला 25%, ठीक है। तो इसके अंदर एंटी मस्क एंटीबॉडी देखने को मिली थी, एंटी मस्क एंटीबॉडी, ठीक है। तो उसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन सी यूज की थी अपन ने ओकुलार में, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। फिर बात करें प्लाज्मा एक्सचेंज, एक प्रोसेस है प्लाज्मा एक्सचेंज और प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है। प्लाज्मा को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है, कि अपन ने पढ़ा था कि एक थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड क्या कर रही थी, एंटीबॉडी बना रही थी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो क्या किया जाए कि इन एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाए, प्लाज्मा से बाहर निकाला जाए, ठीक है, प्लाज्मा से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है। तो ऑटो एंटीबॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड,
ब्लड से जो ऑटो एंटीबॉडी मतलब अपने आप जो बॉडी एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ जो एंटीबॉडी बन चुकी है, अपने आप ऑटो एंटीबॉडी बन चुकी है, उनको क्या कर सकते हैं, ब्लड से रिमूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। और क्या कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? IV इम्यूनोग्लोबिन। स्टूडेंट ये जब प्रेगनेंसी के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस है तो उसके अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि माइस्थेनिक क्राइसिस हो जाए। क्या बोला स्टूडेंट मैंने? प्रेगनेंसी के दौरान यदि क्या हो जाए, माइस्थेनिक क्राइसिस हो जाए। कब है ये ड्रग ऑफ चॉइस? जब प्रेगनेंसी हो और उस दौरान क्या हो जाए, माइस्थेनिक क्राइसिस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ जाए पेशेंट के अंदर, माइस्थेनिक क्राइसिस। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? IV इम्यूनोग्लोबुलिन और एजोथायरोपिन। एजोथायरोपिन क्या होती है? ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट है ये, क्योंकि आपकी जो थाइमस ग्लैंड है वो भी क्या है, इम्यून प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और वो उसने क्या कर दिया, ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं? एजोथायोप्रिन। तो IV इम्यूनोग्लोबिन, एजोथायोप्रिन प्लाज्मा एक्सचेंज मेथड से कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, और क्या यूज करना है, और अपन थाइमेक्टोमी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसे प्रोसीजर, ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि अपन पायडोक्स्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, ये सब क्या ट्रीटमेंट है किसके? माइस्थेनिया ग्रेविस के। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, माइस्थेनिया ग्रेविस क्लाइंट इज ए हाईएस्ट रिस्क फॉर एस्पायरेशन, क्योंकि पेशेंट की जो फेरिंग्स की जो मसल है, फेरिंग्स वाले रीजन की मसल है, वो क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। डिस्फेगिया अपन ने पढ़ा, 5D पढ़े थे, डिस्फेगिया, ठीक है, डिस्पोनिया, इस तरह से डिसआर्थरिया। तो डिस्फेगिया खाने में निगलने में दिक्कत आ रही थी, तो वो कहाँ चले जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मोटार फंक्शन। क्योंकि मसल का जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के अंदर क्या मोटार फंक्शन होता है, वो क्या हो गया, लॉस हो चुका है ऑफ द फेस एंड थ्रोट। गले का और फेस का क्या हो चुका है, जो मोटार फंक्शन लॉस हो चुका है, उसके कारण क्या हो गया, डिस्फेगिया हो गया। एंड इसकी वजह से क्लाइंट किसके रिस्क पे हो जाएगा, एस्पायरेशन। ठीक है, एस्पायरेट कर जाएगा। फिर बात करें, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल टीयर। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिला था, टोसिस कंडीशन देखने को मिली थी स्टूडेंट। कौन सी? टोसिस। उस वजह से क्या हो रही है, आंखें अच्छे से बंद भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, अच्छे से खुल भी नहीं पा रही है, अच्छे से बंद भी नहीं हो पा रही है, उसका कंट्रोल नहीं है। तो आइस के क्या हो सकता है, कॉर्निया का डैमेज हो सकता है, इसलिए आर्टिफिशियल टीयर उसको यूज करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल टीयर का नाम है मिथाइल सेलुलोज। ये आर्टिफिशियल टीयर करके आता है, जो कि टीयर ड्रॉप करते हैं, टीयर ड्रॉप डालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डालनी है। बिकॉज आईलिड एंड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड बाय माइस्थेनिया ग्रेविस एंड देयर आर रिस्क फॉर कॉर्नियल अब्रेशन। कॉर्निया का डैमेज हो सकता है इफ दी आइज डज नॉट क्लोज कम्प्लीटली, क्योंकि अच्छे से बंद नहीं हो पाती है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, आंखें आइज क्लोज अच्छे से नहीं हो पाती है। तो उसके अंदर अपने को आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप यूज करने हैं, जिसके अंदर मिथाइल सेलुलोज आता है, ताकि कॉर्नियल एब्रेशन पेशेंट के अंदर नहीं हो। फिर नेक्स्ट बात करें, विद ए वेल मैनेज रेजिमेन। यदि कोई पेशेंट है जो कि अच्छे से फॉलो कर रहा है, ठीक है, अच्छे से फॉलो कर रहा है जो उसको प्रिस्क्राइब की गई है ड्रग, ठीक है, तो ए क्लाइंट विद माइस्थेनिया ग्रेविस शुड बी एबल टू कंट्रोल सिम्टम। वो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है। यदि पेशेंट उसको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करता है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, सिम्टम्स कंट्रोल में हो जाएंगे,
मेंटेन वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसको भी नॉर्मल रख सकता है एंड अचीव ए नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वो अपनी लाइफ से भी बहुत कुछ नॉर्मल जो करना चाहता है वो कर सकता है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके लाइफ में कोई भी स्ट्रेस या फिर फियर, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि पेशेंट अच्छे से फॉलो कर रहा है ट्रीटमेंट को तो उसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात अपने को नर्स को, पेशेंट को, नर्सिंग ऑफिसर को, पेशेंट को बतानी है कि आपको अच्छे से इसको फॉलो करना है ट्रीटमेंट को। क्लियर है स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रायोरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्फेगिया इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज एस्पायरेशन, ठीक है। अपन ने पढ़ा कि डिस्फेगिया होता है पेशेंट के अंदर, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, तो उसके अंदर एस्पायरेशन के चांसेस हैं। तो द प्रायोरिटी रिस्क है, ये प्रायोरिटी देना है, ध्यान देना है। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर नर्स को एस्पायरेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि एस्पायरेशन कर सकता है पेशेंट, एस्पायरेट कर सकता है फूड को, क्योंकि उसके अंदर डिस्फेगिया कंडीशन हो रही है। डिस्फेगिया में लीड टू एस्पायरेशन हो जाएगा विच कैन कोज न्यूमोनिया। अब कोई भी चीज़ को अपन एस्पायरेट कर गए, ठीक है, कोई भी लिक्विड पी रहा था पेशेंट, ठीक है, या फिर डाइट ले रहा था, तो वो कहाँ चली गई, ट्रेकिया के थ्रू एस्पायरेट होने की वजह से कहाँ चले जाएगा, एल्वेलाई के अंदर। उससे वजह से क्या हो जाएगा, इंटरफेयरिंग विद गैस एक्सचेंज एंड पोजिंग ए थ्रेट टू लाइफ, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। गैस का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। न्यूमोनिया में क्या होता है, गैस का अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाता, जो लिक्विड जो डाइट होती है वो कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर डिस्फेगिया की वजह से एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। फिर बात करें, रेजिंग द हेड ऑफ द बेड अलाउ ग्रेविटी टू असिस्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द सलाइवा थस डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। यदि पेशेंट आप चाहते हो जो एस्पायरेशन के रिस्क है उसको कम करना चाहते हो, तो पेशेंट को क्या करना है, जो बेड है उसको एलिवेट करना है, ठीक है। आपको सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवानी है। उस वजह से जब खाना खाएगा तो पेशेंट के ग्रेविटेशन की वजह से इसोफेगस के होते हुए स्टोमक में चला जाएगा। आपने जनरल देखा होगा, यदि आप लेटे लेटे कुछ पी रहे हैं तो आपके चांस होते हैं कि वो आप क्या कर सकते हो, एस्पायरेट कर सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। आपके जो विंड पाइप है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें चले जाता है फूड, जब भी आप सोते सोते कुछ खाते हैं या पीते हैं, स्लीपिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर, ये चांसेस होते हैं। इसलिए आप लोग भी जब खाना खाते हो या कुछ ड्रिंक करते हो तो बैठते हो या सेमी फाउलर पोजीशन लेते हो। इसलिए यहाँ पे भी क्या करनी है, हेड जो पेशेंट का बेड है, हेड है, ठीक है, बेड का जो हेड है उसको एलिवेट करना है, रेज करना है, ताकि जो सलाइवा है वो अच्छे से ग्रेविटी की वजह से निगल सके पेशेंट। फिर बात करें, प्लाज्मा फेरेसिस इज ए प्रोसेस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है, अपन ने पढ़ा अभी। प्लाज्मा फेरेसिस एक ऐसा प्रोसेस था जो कि क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था प्लाज्मा को फ्रॉम ब्लड एलिमेंट से, सो दैट द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंटेन एंटीबॉडी कैन बी रिमूव्ड। ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन जिनके पास क्या था, एंटीबॉडी था, वो उससे निकाल लेगा। ये अपन ने समझ लिया पहले कि प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वहाँ पे क्या एंटीबॉडीज़ हैं उनको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि एंटीबॉडीज़ क्या कर रही थी, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर का स्टूडेंट क्या कर रही थी, डिस्ट्रक्शन कर रही थी, और जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा था। फिर बात करें, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेसेंट थेरेपी। ये किस तरह से कार्य करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, एडजुवेंट थेरेपी की तरह कार्य यूज में लेते हैं। क्योंकि पेशेंट के अंदर नियोस्टिकमैन भी देंगे अपन, पायरिडोस्टिकमैन भी देंगे, जो कि एक एंटी कोलिनेस्टर ड्रग है। तो उसके साथ साथ यदि दूसरी थेरेपी अपन अपनाते हैं तो उसको एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। यदि पेशेंट की कोई एक थेरेपी चल रही है स्टूडेंट और उसको दूसरी थेरेपी अपन दे रहे हैं तो उसको बोला जाता है एडजुवेंट थेरेपी। जैसे कि कैंसर का पेशेंट होता है, उसको आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी के साथ साथ उसको आप रेडिएशन थेरेपी भी दे रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एडजुवेंट थेरेपी। जब किसी एक थेरेपी के साथ दूसरी थेरेपी दी जाए तो उसको बोलेंगे एडजुवेंट थेरेपी। उसी तरह माइस्थेनिया ग्रेविस में भी क्या दे रहे हैं, एंटीकोलिनेस्टेरस ड्रग के साथ क्या दे रहे हैं, प्लाज्मा फेरेसिस भी ट्रीटमेंट अपना रहे हैं। तो इन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड मे गिव टेम्परेरी रिलीफ, इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, इसमें ब्लड से एंटीबॉडी निकाल रहे हैं, ठीक है,
जबकि एंटीबॉडी थाइमस ग्लैंड बनाती जा रही है और ब्लड के अंदर आता जा रहा है। आप ब्लड से जितना टाइम तक आप निकालते रहोगे जब तक फायदा मिलेगा पेशेंट को। तो एक ये क्या है, टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट कब होगा, जब आप थाइमेक्टोमी कर दोगे। जहाँ से एंटीबॉडी बन रही है आपने उसी को उड़ा दिया, थाइमेक्टोमी कर दिया, तो पेशेंट के अंदर परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। बट प्लाज्मा फेरेसिस से क्या है, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ टू क्लाइंट विद एक्चुअल और रेस्पिरेटरी फेलियर होने से टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट किसकी, एड्रोफोनियम की। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है एड्रोफोनियम क्या है, एड्रोफोनियम एन एंटीकोलिनेस्टेज। ठीक है, एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग थी अपने पढ़ी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉजेज ए टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है ऑफ सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एंड इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। और क्या कर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट इसके अंदर, कि ये ड्रग क्या करती है, मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करती है, इम्प्रूवमेंट करती है। वो कैसे करेगी, मैंने आपको समझाया था अच्छे से, कैसे करेगी, इस तरह से करेगी, क्योंकि ये ड्रग इस पे कार्य करेगी इस एंजाइम पे। उस वजह से ये एंजाइम क्या है, एसिटिलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा, और एसिटिलकोलिन अच्छी मात्रा में, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। उस वजह से मसल में एक्शन आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। क्लियर है। फिर बात करें, इन माइस्थेनिया ग्रेविस इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाते हैं ड्यू टू वीकेंड मसल, रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कफिंग। अच्छे से कफ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फेरेंक्स की मसल, स्केलेटल मसल वो क्या हो रखी है, वीकनेस हो गई है। ठीक है, तो वो कफ भी नहीं कर पाएगा, खाने को निगल भी नहीं पाएगा, एस्पायरेट कर जाएगा, और वो सेक्रेशन क्या हो जाएंगे, अटके रह जाएंगे फेरेंक्स के अंदर। एंड प्रोवाइड ए मीडियम फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। इस वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो जाएगी सीक्रेशंस के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यही कह रहा है कि इन माइस्थेनिया ग्रेविस इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं, ड्यू टू वीकेंड मसल रिजल्ट इन इनइफेक्टिव कपिंग। क्योंकि मसल क्या वीक हो चुकी है, इसलिए अच्छे से कफ नहीं कर पाएगा, और जो सीक्रेशंस है वो इकट्ठे हो जाएंगे। उससे वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी सीक्रेशंस के अंदर, क्योंकि सीक्रेशंस के अंदर अच्छा मीडियम मिल जाएगा ग्रोथ होने के लिए बैक्टीरिया को। उस वजह से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। फिर बात करें एक्शन ऑफ नियोस्टिग्माइन। ठीक है, नियोस्टिग्माइन का एक्शन क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर इज एक्ट एज एंटीकोलिनेस्टेज की तरह कार्य करती है। इनिबिट क्या करती है, ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिलकोलिन। मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है कौन सी, नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन एंड पायरिडोस्टिग्माइन। स्टूडेंट ये दोनों क्या है, एक एंटीकोलिनेस्टेज ड्रग है, ये लॉन्ग टर्म कार्य करती है दोनों। जबकि ट्रेंसिलोन और इड्रोफोनियम कहती है ये शॉर्ट एक्टिंग थी, तो ये भी एंटीकोलिनेस्टेज ही, बट ये शॉर्ट एक्टिंग है, 2 से 5 मिनट ही इनका इफेक्टिव होता है, इसलिए इनको टेस्ट में यूज कर रहे थे, और इनको दोनों को ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं नियोस्टिग्माइन एंड पायरिडोस्टिग्माइन के अंदर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, तो यही लिखा होता है। एक्शन ऑफ नियोस्टिग्माइन क्या कर रहा था इन माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, एक एंटीकोलिनेस्टेज की तरह वो क्या कर रही थी, इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिलकोलिन। ये कोलिनेस्टेज जो है एंजाइम, ये क्या कर रहा था, एसिटिलकोलिन का ब्रेकडाउन कर रहा था। तो ये ड्रग इस पे कार्य करेगी, तो इसको रोक लेगी कि भाई एसिटिलकोलिन को मत तोड़े ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि पेशेंट की हालत ख़राब हो चुकी है। ठीक है, ये इसको समझाएगी, इसको मनाएगा। ठीक है, इसको रोकेगी ये ड्रग। ठीक है, कोलिनेस्टेज एंजाइम को। फिर बात यही इसको थस, ताकि वो अच्छे से न्यूरोट्रांसमिशन हो सके। ठीक है, यही इसके अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, माइस्थेनिक क्राइसिस इज कॉज्ड बाय अंडर मेडिकेशन। अपन ने अच्छे से पढ़ा, जब पेशेंट के ट्रीटमेंट चल रहा है, नियोस्टिग्माइन एंड पायरिडोस्टिग्माइन ड्रग चल रही है, और वो अच्छे से नहीं लेगा। ठीक है, मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो ड्रग ले रहा है पेशेंट। ठीक है, क्योंकि मसल के अंदर माइस्थेनिया क्राइसिस हो गया है, माइस्थेनिया ग्रेविस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर वीकनेस आ चुकी है। तो मसल के अंदर इम्प्रूवमेंट लेने के लिए ही तो नियोस्टिग्माइन ड्रग ले रहा है, और वो नहीं लेगा, भूल जाएगा लेना, या फिर डॉक्टर का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा कि मुझे तो नहीं लेनी। ठीक है, नहीं होना ठीक, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, माइस्थेनिया क्राइसिस और ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी, बहुत ही सीवियर। जब क्राइसिस क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाए,
तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी क्योंकि अंडर मेडिकेशन की वजह से, एंड और कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और सडन विड्रॉल ऑफ एज एंटीकोलिनेस्टस मेडिकेशन जैसे कि नियोस्टिग्माइन एंड पायडोस्टिग्माइन, यदि ड्रग अच्छे से सडन विड्रॉल कर देगा, पेशेंट ले रहा है अचानक छोड़ देगा दवाई, तो माइस्थेनिक क्राइसिस। ठीक है, ये अंडर मेडिकेशन क्या है, इसके अंदर क्लू वर्ड है। ठीक है, माइस्थेनिक क्राइसिस को समझने के लिए अंडर मेडिकेशन क्या है, क्लू वर्ड है आपके लिए, आपको ये वर्ड याद रखना है। फिर बात करें क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे जब पेशेंट के अंदर माइस्थेनिक क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ रहे अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, माइस्थेनिक क्राइसिस के। क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, इंक्रीज डायफोरेसिस, डायफोरेसिस मतलब होता है स्टूडेंट स्वेटिंग होना, इंक्रीज स्वेटिंग, पेशेंट के अंदर पसीने ज़्यादा आएंगे, किसके अंदर, माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर। जब बहुत ज़्यादा थक जाता है पेशेंट इंसान तो उसके अंदर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, इंक्रीज डायफोरेसिस। बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, बाउल एंड ब्लैडर भी क्या हो जाएगा, इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। एब्सेंट कफ, कफिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएगा क्योंकि स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या हो चुकी है, वीकनेस हो चुकी है। ठीक है, और बाउल और ब्लैडर भी इनकॉन्टिनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मसल्स हैं, जो ब्रेक्टम वाली जो मसल्स हैं और जो ब्लैडर की मसल्स हैं उनके अंदर भी वीकनेस हो चुकी है। तो वीकनेस हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका ड्रॉप, जो यूरिन है, जो बाउल है, स्टूल है, वो बूंद बूंद टपकता रहेगा, उसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी स्केलेटल मसल वीक हो चुकी हैं। बेसिक यही है इस डिजीज में कि स्केलेटल मसल वीक हो चुकी है बॉडी के अंदर, तो उस वजह से बॉडी के फंक्शन, उस जगह उस पार्ट के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो इसी तरह एब्सेंट कफ, अब कफ खांस नहीं पाएगा पेशेंट क्योंकि इसकी जो खास कफिंग के अंदर जो हेल्प करती है मसल, यहाँ अपनी नेक रीजन वाली, फेरिंग्स वाली, वो वीक हो चुकी है, और स्वेलिंग रिफ्लेक्स भी क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, निगलने वाले। ठीक है, गैग रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, वो भी कमजोर हो जाएंगे। सडन मार्क्ड रिस्क इन बीपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है बीपी कैसे बढ़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सडन मार्क्ड रिस्क इन बीपी, बीपी के अंदर बढ़ोतरी। अब इसको समझने के लिए आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि बीपी क्यों बढ़ रही है। एसिटाइल कोलिन की माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, तो एसिटाइल कोलिन की वजह से, एसिटाइल कोलिन जब कम होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, बीपी बढ़ता है। क्या होता है, बीपी बढ़ता है। और जब एसिटाइल कोलिन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाता है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन अच्छी मात्रा में रहेगा, अच्छी मात्रा, एसिटाइल कोलिन यदि ज़्यादा है तो वो क्या करता है, बीपी को कम करता है, सॉरी। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन की कमी हो रही है। क्योंकि माइस्थेनिक क्राइसिस के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन मिल नहीं पा रहा। ठीक है, रिसेप्टर साइड पे काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस वजह से बीपी बढ़ रही है। जबकि नॉर्मली जब अपन पढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हार्ट के अंदर जब बात करें अपन पढ़ते हैं, जैसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, बीपी बढ़ता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, बीपी को यूजुअली क्या करता है, कम करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन यदि अच्छे से मिलेगा, बॉडी के अंदर अच्छे से होगा और आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो ये बीपी को कम करता है स्टूडेंट। ठीक है, और पेशेंट के अंदर एसिटाइल कोलिन की क्या कमी है। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन वैसे क्या करता है, हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। आपको ये याद रखना है, जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इसका सीक्रेशन कब होता है, जब आपके अंदर बीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मेरे अंदर बीपी बढ़ गई, मान लो प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, तो एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन चालू हो जाता है। क्योंकि जो बेरो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, कीमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं अपने आर्क ऑफ एरोटा और कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पे। जैसे मेरे अंदर बीपी बढ़ेगी, बीपी बढ़ते ही वो जो रिसेप्टर है वो प्रेशर को असेस कर लेंगे, और असेस करते ही क्या हो जाएगा, मेरे जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है वो उसका स्टिमुलेशन हो जाएगा। जैसे पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आएगा तो नर्व फाइबर क्या सीक्रेट करेगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के कारण एसिटाइल कोलिन सीक्रेट करेगी, और वो मेरी बीपी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। क्या कर देगी स्टूडेंट, डिक्रीज कर देगी, और एट्रियोवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कंडक्टिविटी को भी डिक्रीज कर देगी। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है
कि जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन देखने को मिलता है हार्ट पे, आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्शन। सिंपैथेटिक के कारण क्या होता है, बीपी बढ़ती है, और पैरासिम्पैथेटिक के कारण बीपी डिक्रीज होती है। तो पैरासिम्पैथेटिक के कारण डिक्रीज कैसे होती है, आपको यही समझना है कि जैसे बीपी पेशेंट के अंदर बढ़ी हुई है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आएगा। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करेगा, बीपी को कम करेगा। कैसे करेगा, एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, वो क्या करता है, जो हार्ट रेट है उसको कम करता है। इस तरह से एसिटिलकोलिन कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि हार्ट रेट को कम करता है। बट यहाँ पे एसिटिलकोलिन पेशेंट के अंदर है नहीं, कमी है, तो वो क्या करेगा, बीपी बढ़ जाएगी, कंट्रोल ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है, एसिटिलकोलिन क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी को कम करता है, कम करने का काम करता है। और यहाँ पे एसिटिलकोलिन पेशेंट के अंदर है नहीं तो वो बीपी हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, बीपी बढ़ना मतलब हार्ट रेट बढ़ना, ठीक है, क्योंकि एसिटिलकोलिन नहीं है। एसिटिलकोलिन को क्या काम है, बीपी को कम करना। फिर बात करें इंक्रीज सीक्रेशन एंड लेक्रीमेशन, ठीक है। सीक्रेशंस और लेक्रीमिनेशन मतलब आंसू, टीयर क्या होंगे, ज़्यादा सीक्रेशंस होंगे। टीयर का क्या होगा, सीक्रेशंस ज़्यादा होगा। और रेस्टलेसनेस, पेशेंट के अंदर पेशेंट अच्छे से आराम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है ज़बरदस्त, तो अच्छे से वो रेस्ट भी नहीं कर पाएगा, तो रेस्टलेसनेस। तो ये साइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे किसके, माइस्थेनिक क्राइसिस के, माइस्थेनिक क्राइसिस के। आपको अच्छे से, आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे किस तरह से माइस्थेनिक क्राइसिस में ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, इनके अंदर क्या होता है और क्यों होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, माइस्थेनिक क्राइसिस इज कॉज्ड बाय अंडर मेडिकेशन, पढ़ लिया अपन ने, ये अच्छे से पढ़ लिया ये पॉइंट। फिर बात करें हाइड्रोफोनियम इंप्रूव क्या करती है, मसल स्ट्रेंथ। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हाइड्रोफोनियम मसल स्ट्रेंथ को इंप्रूवमेंट कराती है, ठीक है। क्या करवाती है, अच्छे से एसिटिलकोलिन मिल पाएगा, ये एक एंटीकोलिनेस्टेड ड्रग है। फिर बात करें कोलिनर्जिक क्राइसिस कब होता है, और मेडिकेशन से, ये भी अपन ने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया। कोलिनर्जिक क्राइसिस और मेडिकेशन, पेशेंट क्या कर ले, ज़्यादा खा ले, नियोस्टिग्मैन पैरिडोस्टिग्मैन यदि पेशेंट ज़्यादा ले लेगा तो ज़्यादा क्या होगा, कोलिन प्रोवाइड हो जाएगा एसिटिलकोलिन रिसेप्टर पे, तो ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। फिर बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर है विथ ए एग्जाब्रेशन, उसके अंदर एग्जाब्रेशन मतलब सीवियर साइन सिम्टम देखने को मिलता है, तो उसको एग्जाब्रेशन बोलते हैं। जब साइन सिम्टम अपने हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं ना स्टूडेंट, जब उसको एग्जाब्रेशन बोलते हैं। दैट आर प्रेसिटेड बाय इमोशनल स्ट्रेस, ये कब हो जाए, जब किसी पेशेंट की माइस्थेनिया ग्रेविस है और वो क्या हो रहा है, लंबे समय से इमोशनल स्ट्रेस ले रहा है, इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल ले रहा है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, एल्कोहल, ये सब करने से क्या होता है, माइस्थेनिया जो ग्रेविस है ये कंडीशन पेशेंट के अंदर क्रिएट होती है। तो कभी भी स्ट्रेस वाली कंडीशन नहीं लेना चाहिए, एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, फिजियोलॉजिकल इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कभी भी। इन्हीं वजह से ये माइस्थेनिक जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर है, ये कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप होती है स्टूडेंट। फिर बात करें कोज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस क्या था, अपन ने पढ़ लिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं साथ के साथ कि कोज क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस के, अपन ने पढ़ा था। मोस्ट कॉमन यदि आपसे पूछ लिया जाए, 3 कोज पढ़े थे, या तो एसिटिलकोलिन क्या बने नहीं, कम बने, या फिर बना तो उधर कोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम था वो उसको ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया। 2 कंडीशन, एक तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि रिसेप्टर साइट पे ऑटो एंटीबॉडीज का अटैक होता है, उस वजह से रिसेप्टर साइट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर का डिस्ट्रक्शन हो जाना, वो मोस्ट कॉमन कोज होता है। कोज ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस ए डिक्रीज नंबर ऑफ फंक्शनिंग एसिटिलकोलिन रिसेप्टर साइट, जो रिसेप्टर साइट की जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है। द इंडिकेटर ऑफ थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू पैराडिस्टिग्मैन क्या हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ अच्छे से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पेशेंट की मसल क्या है, वीक हो रखी है। तो अपने को स्टूडेंट आपको ये दिमाग लगाना है, मसल वीक हो रही है तो अपने को इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथ करना है। स्ट्रेंथ करने के लिए एसिटिलकोलिन अच्छे से मिलना चाहिए, यही इसमें समराइज निकलता है। अब लास्ट में आप तक यदि ये कंटिन्यू वीडियो देखा है तो आपके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यदि इसके अंदर क्या मसल वीकनेस हो रही है तो क्यों हो रही है, एसिटिलकोलिन अच्छे से नहीं मिल पा रहा था और आपने नियोस्टिग्मैन पैराडिस्टिग्मैन दे दी
तो अच्छे से एसिटाइलकोलिन मिल पाएगा, ठीक है। तो उस वजह से मसल स्ट्रेंथ अच्छी होगी और डिक्रीज फैटिग, पेशेंट की थकान भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इम्प्रूव्ड च्यूइंग एंड सोलोइंग फंक्शन, ठीक है। खाना भी पेशेंट अच्छे से चबा पाएगा और निगल भी अच्छे से पाएगा, ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या होते हैं पायरोस्टिग्मैन के? मसल क्रैम्प, यदि ज़्यादा दे देगा तो मसल क्रैम्प। ये क्या है? कोलिनर्जिक क्राइसिस ही है, क्योंकि अपन ने कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या पढ़ा था? ओवर मेडिकेशन के कारण होता है। तो पायरोस्टिग्मैन यदि ज़्यादा ले लेगा पेशेंट तो उसके अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस में क्या देखने को मिलता है? क्रैम्प्स, बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हो जाता है। फिर क्या हो जाता है? मसल जल्दी कार्य करेगी, जल्दी कार्य करेगी, उसको बोलता है मसल क्रैम्प बोला जाता है, ठीक है। तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। ये कोलिनर्जिक क्राइसिस ही है, मसल क्रैम्प क्या है? कोलिनर्जिक क्राइसिस ही है, जो कि ओवर मेडिकेशन के कारण देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन? अगर ऐसा देखने को मिले मसल क्रैम्प या साइड इफेक्ट ऑफ पायरोस्टिग्मैन तो एट्रोपिन सल्फेट अपन ने पढ़ा, एट्रोपिन सल्फेट। ये ऐसी प्रॉब्लम है मास्थेनिया ग्रेविस। यदि आपने कंटिन्यू वीडियो देखा है तो आपके समझ में आएगा। यदि आपने बीच में ही अपना कंसंट्रेशन हटा लिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।